नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इस इंक्लूसिव ग्रोथ के टॉपिक को इस लेक्चर के खत्म करने के बाद आप इस टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे यूपीएससी मेंस के, डेट आई एम अश्योरिंग यू। तो इसके लिए हम करने क्या वाले हैं और कैसे इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसका जवाब स्क्रीन पे आपके सामने है। हम इस माइंड मैप के थ्रू इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आपको बस करना यह है कि शुरू से लेकर आखिरी तक इस माइंड मैप को आप समझ लो मेरे साथ, और आखिरी में इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं इस इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन को। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक इंक्लूसिव ग्रोथ को किस तरीके से डिफाइन करता है, ये बोलता है इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स बोथ टू पेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अब ये पेस का क्या मतलब है? पेस का मतलब है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी दर से ऊपर बढ़ रही है, या मैं यूं कह दूं कि आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी दर से आगे बढ़ रही है, या मैं यूं कह दूं आपकी नेशनल इनकम कितनी ज्यादा दर से आगे बढ़ रही है। ये चीज शोकेस करता है कि आपका देश इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, देखिए मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन दोनों चीजों में डिफरेंस पता होगा। एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट होता है जिसको आप नंबर के टर्म्स में शोकेस कर सकते हो, मगर वहीं एक और होता है दूसरा एस्पेक्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, क्या आप इसको नंबर में बता सकते हो कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो? बिल्कुल भी नहीं। मगर हाँ, अगर आप 1 लाख रुपए महीना अर्न करते हो तो आप ये जरूर बता सकते हो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हाउ मच यू अर्न। क्लियर हो रही बात? तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं इकोनॉमी में, ये हम जानते हैं। यहां पे हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ते हुए एक चीज तो समझ गए कि ये पहला पैरामीटर पेस मतलब कि ग्रोथ रेट, जीडीपी, इससे डील करता है। दोस्तों एक बार खुद सोच के देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ने से भी पहले हमको यह समझ में आना चाहिए था कि ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ एक वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है ग्रोथ, एक है इंक्लूसिव। यहां पे ग्रोथ का मतलब ही तो जीडीपी ग्रोथ है ना, या फिर ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। और ये ग्रोथ कैसी हो, दूसरा इसका मतलब है पैटर्न। इस पैटर्न का ये मतलब है कि आपके देश में अगर 100 रुपए आपका देश कमा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति वो 100 रुपए कमा रहा है, बाकी सब कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मुकेश अंबानी जी जियो बेच के 100 रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर करता है टू बोथ पेस, कितना कमा रहे हो, एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कि आपकी ग्रोथ का पैटर्न क्या है, विच आर इंटरलिंक्ड एंड मस्ट बी एड्रेस टुगेदर। और इस चीज को साथ में एड्रेस करने की जरूरत है। इसको और आसान भाषा में आपके लिए मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं आपके सामने, देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हो मीनिंग में, इनकम की ग्रोथ प्लस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बस यही हमको करना होता है इंक्लूसिव ग्रोथ में। इनकम ग्रोथ कैसे करोगे? जब तक आपके देश की जीडीपी ना बढ़े, जब तक आपके देश की नेशनल इनकम ना बढ़े, जब तक पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाओगे? नहीं बढ़ा सकते। तो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले पैसा कमाना तो पड़ेगा ना, तो सबसे पहले इनकम की ग्रोथ करनी पड़ेगी। इसके बाद में जो दूसरा पैरामीटर आएगा वो आएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसको कहा जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जो हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हुए पढ़ी थी। हमने पीडीएस को पढ़ते हुए क्या पढ़ा था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहली जो जरूरत थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को बढ़ाने की। जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूट किस चीज का करोगे? तो सबसे पहले क्या चीज पे फोकस करा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने पे। उसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आएगा ना। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको मिला के ग्रोथ कब कर पाओगे? गरीब आदमी भी ग्रो करे ऐसा कब हो पाएगा? पहले उसके लिए देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसी के बाद में तो उस ग्रोथ में सबको मिलाओगे ना आप। तो इस कारण से इनकम ग्रो भी करे और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, यह होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका मतलब। अब यहां पे मैंने इनकम ग्रोथ के नीचे एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, कैपिटलिस्ट क्लास रिक्वायर्ड। इस कैपिटलिस्ट क्लास रिक्वायर्ड को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली हमसे एक डिबेट भी करता है यूपीएससी, ऐसा पूछता है कि बताओ कैपिटलिस्ट क्लास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा बहुत बार ऐसा लोग मत देते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास जिस भी देश में होता है
वो गरीबों का दमन करता है, स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द पुअर। हमने ये चीज़ एडम स्मिथ को पढ़ते हुए भी पढ़ी थी, जहाँ पे वो बोलते थे कि मार्केट को पूरी तरीके से ओपन छोड़ दो, मगर हमने फिर जॉन मेनार्ड कीन्स की जब बात की थी तो देखा था कि वो बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट विल सेट इट्स इक्विलिब्रियम बट ऑन द स्ट्रेंगुलेशन ऑफ पुअर। अगर आपने मार्केट को अपने आप डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे छोड़ दिया तो मार्केट अपने आप में इक्विलिब्रियम सेट तो कर लेगा, मगर वो गरीबों के दमन पे करेगा, ऐसा जॉन मेनार्ड कीन्स साहब बोलते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक ऐसा मॉडल डिजाइन करा जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे हमारी कैपिटलिस्ट क्लास भी काम करती है, ये हेल्प करती है हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए, मगर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी उतना ही रोल प्ले करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का काम करती है, या मैं बोलूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इन लोगों से पैसा लेके गरीब लोगों में बांटती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज। एज वी आर अ वेलफेयर सोसाइटी यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। तो ये तो दोस्तों बात हो गई इंक्लूसिव ग्रोथ की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक ये तो समझ पाए कि इंक्लूसिव ग्रोथ में करना क्या चाह रहे हैं, सबको मिला के हम इसमें ग्रो करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ में कौन कौन से पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं, क्यों ना मैं आपको पहले ये बता दूं। जैसे अभी आपने देखा मीनिंग, हम मीनिंग को कवर कर चुके हैं। हमने देखा पेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ विच आर इंटरलिंक्ड एंड मस्ट बी एड्रेस टुगेदर, ये वर्ल्ड बैंक का कहना था। हमने देखा इनकम जनरेशन प्लस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका मतलब होता है। इसी तर्ज पे इंक्लूसिव ग्रोथ की मीनिंग मैं कुछ और एड ऑन करना चाहूँगा पॉइंट। इंक्लूसिव ग्रोथ का वो मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ हो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की बढ़े, जहाँ पे पॉवर्टी कम हो। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि आपके देश में इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है वो कितने अच्छे से कर रही है, इसका पैरामीटर क्या हो सकता है, आप खुद सोच के बताओ। इसका पैरामीटर क्या ये नहीं हो सकता कि आपके देश में से गरीबी कितनी ज़्यादा कम हो रही है, मतलब कि पॉवर्टी आप कितनी रिड्यूस कर पा रहे हो। यही तो बताएगा ना कि आपके यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कितनी बेहतर हो रही है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मतलब पैसा सबके पास जा रहा है, और पैसा सबके पास आ रहा है मतलब पॉवर्टी कम होना चाहिए। अगर पॉवर्टी कम हो रही है, या इसको मैं बोल दूं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारे देश में जो इनकम ग्रोथ हो रही है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है? बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है, तो क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका जवाब होगा बिल्कुल होना चाहिए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ डेट क्रिएट्स employment opportunities, helps in reducing poverty and also improves standard of living of the people of the country। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं अगर मेंस में हमको लिखने के लिए आया। जैसे इसका क्या मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ का? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज। हमारे देश के लोगों को जो भी इसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो मिल पाएँ। अब आपका सवाल होगा कि कौन सी सर्विसेज होती हैं? जैसे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं ये हर किसी को मिलना चाहिए। हम हमेशा राइट टू एजुकेशन एक्ट लाते हुए डिबेट करते रहते हैं कि एजुकेशन जो है इट मस्ट बी फ्री फॉर ऑल, एटलीस्ट एट एलिमेंट्री लेवल, जो कि हमने अब किए जाके। तो ये एक चीज़ बोली जाती है। इसी के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमको स्किल डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, ये मैं आगे आपको और भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और डेफिनेशन देने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनना और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। यह डेफिनेशन दी गई है OECD के द्वारा, डेट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। OECD बोलती है इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो ये बात थी इंक्लूसिव ग्रोथ के मीनिंग और इसके डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए। इसके अलावा हम कौन से पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं मैं आपको ये बता देता हूं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या एलिमेंट्स होते हैं, हमारी क्या प्लानिंग स्ट्रेटेजी रही पास्ट से इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने की, इसके साथ जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस, कुछ सजेशंस, डेट इज वे फॉरवर्ड। इसी के साथ हम यहाँ पे ये भी चर्चा करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है, नॉन इंक्लूजन के क्या कारण हैं और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लाई है बहुत रिसेंट में।
इन सब पैरामीटर्स को बता के मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, डेट इज मीनिंग। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं उसके सेकेंड पार्ट पे, डेट इज एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ में जो सबसे पहला एलिमेंट हमारा होगा डिस्कस करने के लिए, इट इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए ये बात तो हम जानते ही हैं कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट के क्या हाल है। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा हुआ है, जहां पे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट हमारे देश में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टू हार्नेस द फ्रूट ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। उम्मीद करता हूं कि आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब पता होगा। डेमोग्राफी बेसिकली किसी एज ग्रुप को शोकेस करने का एक शब्द है, और डिविडेंड का मतलब है कि ये एज ग्रुप हमें प्रॉफिट देगा किसी भी तरीके का। अब ये कौन सी एज ग्रुप होती है, क्वेश्चन यहां से भी यूपीएससी पूछता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एज ग्रुप होता है 15 से 64। कई जगह आपको 15 to 59 भी लिखा हुआ दिखेगा, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम जब तक हार्नेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों, जब तक हमारे लोग स्किल्ड नहीं होंगे, जब तक हमारे लोग स्किल्ड नहीं होंगे, जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, हम उस फ्रूट को हार्नेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने समझा। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं हमारे साथ स्किल डेवलपमेंट में, हमारे साथ में दो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। पहला तो ये है कि हमारे यहाँ पे हाईली ट्रेन्ड वर्कफोर्स नहीं है, चलो ये भी ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है कि हमारे यहाँ पे जो कन्वेंशनली ट्रेन्ड यूथ्स हैं वो भी आज की तारीख में नॉन एम्प्लॉयड है। तो पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना पड़ेगा, क्लियर। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, अगर आप डाटा देखोगे कि हमारे यहाँ का जो इंडियन यूथ है ना दोस्तों, 47% इंडियन यूथ के पास में जो एजुकेशन है वो उसकी स्किल से मैचअप ही नहीं करती है। और 2030 तक तो ये सिनारियो और भी बहुत ज़्यादा ग्रूसम होने वाला है। मतलब कि जो लोगों के पास में स्किल होगी और एजुकेशन होगी वो एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी नहीं होगी, जो 2030 में जॉब्स आने वाली हैं जिस पैटर्न पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारे देश में जो कि हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे 2017 की मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जहाँ पे बताया गया था कि हमारे देश का करीब करीब 30% यूथ NEET से बिलोंग करता है, क्लियर। ये NEET क्या होता है इसको भी आप ध्यान से समझो। NEET इसका फुल फॉर्म अगर आप चाहो तो जॉट डाउन कर सकते हो। NEET का फुल फॉर्म है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। मतलब ये ना एजुकेशन में निपुण है, ना एम्प्लॉयमेंट और ना ट्रेनिंग। इसी तर्ज पे ये जो 47% का डाटा है, अगर आपको ये पता करना है कि मैंने कहाँ से लिया है, तो ये यूनिसेफ का डाटा है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब आपने एक चीज़ समझी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, स्किल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। चलते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट पे, डेट इज सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट। अब जैसा अभी हमने देखा कि हमारे देश में एजुकेशन की डिमांड है, हमें हमारे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। इसी तर्ज पे हमें सोशल सेक्टर का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे हमारा वल्नरेबल क्लास है, हमें उसको दोस्तों एम्पावर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वुमेन, ट्रांसजेंडर, इन सबको बेहतर बनाना पड़ेगा। हमें एम्पावर करना पड़ेगा हमारे इंस्टीट्यूशंस को, जो भी सोशल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर्स हो गए, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। इसके थ्रू हम जब सोशल डेवलपमेंट करेंगे तो ये ना सिर्फ हमारी ग्रोथ को बूस्टअप करेगा इन द नियर फ्यूचर, बल्कि एक हेल्दी और केपेबल जनरेशन बनाएगा जो फ्यूचर में काम करने योग्य होगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि सोशल सेक्टर डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तीसरा पैरामीटर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है? ये बेसिकली इसका मतलब होता है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू आवर पीपल। किसका एक्सेस? फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे हमारे यहाँ पे लोगों के पास इंश्योरेंस प्लान हो, हमारे हर व्यक्ति के पास में बैंक अकाउंट हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जनधन योजना, जो जीरो बैलेंस अकाउंट हमने खोलने की कोशिश की थी हमारी सरकार ने, वो क्यों की थी?
वो इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत की थी। फिर आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है इससे हमारी देश की ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कैसे फर्क पड़ता है। तो ये पूरी एक साइकिल है, इसको समझो। फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए, लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए, लोगों में सेविंग की हैबिट डेवलप हो गई। सेविंग की हैबिट डेवलप होने का मतलब है कि लोगों ने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना शुरू करा। लोगों ने बैंक अकाउंट में पैसा जमा शुरू करा मतलब कि बैंक की सेविंग्स बढ़ गई, या मैं कह दूं बैंक अब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएगी। क्योंकि बैंक का क्या काम होता है, बैंक एक व्यक्ति से पैसा लेती है और जिसको पैसा चाहिए उसको देती है। तो जब ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा तो ज़्यादा पैसा दे पाएगी। जब ज़्यादा पैसा बैंक इन्वेस्ट कर पाएगी, इसका मतलब वो लोग जो ज़्यादा पैसा बैंक से ले रहे हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। जब वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और ये पूरी वर्चुअस साइकिल चलने लग जाएगी। और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारे यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चलाती है। हम जानते हैं एमजी नरेगा, उनको आगे हम और भी पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ का एलिमेंट होता है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो सबसे बड़ा स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेके आई है वो है डिजिटल इंडिया। आपको पता होगा हमारी गवर्नमेंट 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया पे काम कर रही है, जिसमें ब्रॉडबैंड हाईवेज क्रिएट करना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना, ताकि लोग, जैसे अगर इंटरनेट आएगा, ब्रॉडबैंड आएगा, तो आपको नहीं लगता कि ई कॉमर्स के काम कर सकते हैं, जैसे अपनी चीज़ें बना बना के अमेजन पे बेच सकते हैं। इसके बाद में अगर उनके पास में डिजिटाइज वो लोग हो जाएंगे तो जैसा मैंने बताया बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद में जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो फ़ोन पे सलाह ले लेंगे, सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। इससे सरकार जो है वो ई गवर्नेंस को ला सकती है, राइट। जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, आईटी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, गवर्नेंस हो, एग्रीकल्चर हो, इन सब में हम डिजिटल इंडिया के थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ा के इंक्लूसिव ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है इंक्लूसिव ग्रोथ का, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक पैरामीटर होता है जो कि आपको मेंशन करना है। आज आपको पता होगा कि अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री को देखें, भूटान को, तो वो लोग कितना फोकस देते हैं एनवायरनमेंट पे, राइट। इससे वहाँ पे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ पे बहुत इल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के, जैसे दिल्ली पॉल्यूशन, जो स्टबल बर्निंग के टाइम पे हमारे यहाँ हर साल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इस कारण से क्या होता है, लोगों की हेल्थ पे इल इफेक्ट्स पड़ते हैं। जब लोगों की हेल्थ पे इल इफेक्ट्स पड़ते हैं तो दे हैव टू विजिट द हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जेब से कितने पैसे लोगों को देना पड़ रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ 60% पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से लोगों को देना पड़ता है, जो कि कई लोगों को बीपीएल में शिफ्ट कर देता है, डेट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि उनके पास पैसे देने के लिए नहीं होते, उनको कर्ज लेना पड़ता है, कभी कभी अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ती है। ये कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप एक चीज और लिख सकते थे, मुझे याद आ रही है, अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि हम आज की तारीख में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 के एरा में चल रहे हैं। इसका मतलब पहले के 3 रिवोल्यूशन भी आपको पता होने चाहिए। इस पे इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है। करना सिर्फ ये है, आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 बुद्ध अकेडमी टाइप करना है, यू विल फाइंड दैट वीडियो। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में जैसा मैंने बताया, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो एग्रो वैल्यू चेन को बढ़ा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जा सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस। फिर अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स में रीजनल डिस्पैरिटीज। दोस्तों ये रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है, जैसे आज अगर मैं कंपेयर करूं मुंबई रीजन को एक बिहार के देहात रीजन से, तो क्या आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी है? बिल्कुल है। इस रीजनल डिस्पैरिटी को जब तक कम नहीं किया जाएगा, क्या आपको लगता है एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके बाद में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिस देश की 55% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, क्या वहां पे फार्मर्स की इनकम बढ़ाना जरूरी है या नहीं है? इसी कारण से तो हमारी सरकार ने प्रण लिया था, वी हैव टेकन द ऑब्जेक्टिव टू डबल आवर फार्मर्स इनकम बाय 2022, जो कि अब आफ्टर दिस कोविड पेंडेमिक बहुत टफ लग रहा है। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी
चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी इस इंक्लूसिव ग्रोथ को करने के लिए। मगर इस अप्रोच को भी बताने के पहले मैं एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता हूं आपके साथ। वो ये है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को आज तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में कभी भी फॉर्मली डिफाइन नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। बेसिकली एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ का, वो कभी भी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में देखने को नहीं मिला। मतलब कि एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का इंडिया की इकोनॉमी में क्या मतलब होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या इसका ये मतलब होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसी से। मतलब कि डिड इंक्लूसिव ग्रोथ मीन दैट इट शुड इम्पैक्ट द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ का ये मतलब होगा कि वो इंडिविजुअल्स या वो रीजन्स या वो ग्रुप के लोगों तक हम अपनी पॉलिसी को पहुंचा पाएं जो अभी तक अछूते हैं या फिर एक्सक्लूडेड है। तो ये क्रिस्टल क्लैरिटी आज तक हमारे इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में नहीं देखने को मिली। खैर, इसके कुछ अप्रोचेस होती हैं जिसके तहत हमारी सरकार कोशिश करती है इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिकल डाउन अप्रोच की। अब इसको कई लोग ट्रिकल डाउन अप्रोच बोलते हैं, कई लोग इसको टॉप से डाउन अप्रोच बोलते हैं। ये टॉप डाउन या फिर ट्रिकल डाउन थ्योरी का क्या मतलब होता है कि कुछ लोगों को ग्रोथ का बेनिफिट हो जाए, जैसे अंबानी जी। तो अंबानी जी जैसे जो दिग्गज लोग हैं या जो पूंजीपति कैपिटलिस्ट क्लास है, उसको सरकार किसी भी तरीके से आगे बढ़ाए, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाते जाएं। तो सरकार का ये मानना है या इस ट्रिकल डाउन थ्योरी का ये मानना है कि वो जो ग्रोथ है वो नीचे नीचे लोगों तक अपने आप ट्रिकल डाउन होते होते आ जाएगी। इस अप्रोच को ट्रिकल डाउन या फिर टॉप से डाउन अप्रोच बोला गया। इस थ्योरी के तहत ये बोला गया कि जो टॉप अर्नर्स हैं देश के, उन टॉप अर्नर्स पे सरकार जितना कम टैक्स लगा सके उतना कम टैक्स लगाए। क्लियर? ये हो सकता है आपसे यूपीएससी किसी ऑप्शन को बना के पूछ ले, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि टॉप अर्नर्स शुड बी टैक्स लेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस थ्योरी का यह मानना है कि जितना कम टैक्स उन पे लगाया जाएगा वो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे मार्केट में, उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाएंगे। जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, जो कंज्यूमर्स है निचले तबके के या नीचे, उन कंज्यूमर्स को वो गुड्स एंड सर्विसेज उतने ही ईजी प्राइसेस पे या लोअर प्राइसेस पे मिल जाएंगे। तो इनको जब कम प्राइसेस पे चीज़ें मिलेंगी तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। ये होती है टॉप डाउन अप्रोच। और जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी को अपनाती है तो ध्यान रखना, इसको रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी भी बोला जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। हो सकता है आपसे कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लें। एंड ऑल्सो दिस पॉलिसी एट वेरियस टाइम्स इज बीन सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच या फिर ट्रिकल डाउन अप्रोच को बहुत आसानी से समझा पाया हूं। दूसरा एक मेजर रहता है, दूसरा अप्रोच रहती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, या फिर वेलफेयर अप्रोच इसको माना जाता है। ये वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो ये बताती है कि सबसे कॉस्ट बेनिफिट मैनर में किस तरीके से रिसोर्सेस को लोगों तक एलोकेट या पहुंचाया जाएगा। क्लियर? तो यहां पे इस वेलफेयर अप्रोच के थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ के कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है, मैं आपको ये बताता हूं। यहां पे सबसे पहला इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर गेन्स को देखा जा सकता है। ठीक है, कि किस तरीके से जो रिसोर्सेस का गेन, वेलफेयर गेन्स हो रहे हैं वो सबको बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद में किसी भी पॉलिसी को बनाते हुए इस वेलफेयर अप्रोच से उसकी विजिबिलिटी और डिजायरेबिलिटी को चेक किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है ये किस पे बेस्ड है? इफिशिएंसी पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये वेलफेयर अप्रोच से समझ में आता है। दूसरा एक और अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच नाम से समझ में आ रहा है, ये अप्रोच नीचे से ऊपर जा रही है। जैसे हमारी डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल डेवलपमेंट, ये हम पॉलिटी में शब्द पढ़ते हैं। जब हम इनको बढ़ावा देते हैं, जब हम डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस करने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है? ये प्रो पुअर ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ को लीड करता है।
इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प लूंगा, जिसे यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने दोस्तों दो डायग्राम बनाए हुए हैं। यह आपको दिखा रहा है पॉपुलेशन का पिरामिड, ये आपको दिखा रहा है वेल्थ का पिरामिड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो निचले लेवल पे लोग रहते हैं, अगर मैं बॉटम अप अप्रोच की बात करूं तो ये जो नीचे तबके के लोग हैं बॉटम अप अप्रोच में, दे वर नॉट मियरली एक्ट एज रेसिपिएंट बट दे विल एक्ट एज कॉन्ट्रीब्यूटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, डेट इज बॉटम अप अप्रोच में, तो ये जो नीचे के लेवल के लोग हैं ये ऊपर से कुछ लेंगे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर वालों को कुछ देंगे। मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन खुद से देंगे। ये कैसे हो सकता है? जैसा मैंने बताया, लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाओ, लोग पैसा जमा करना शुरू करेंगे, तो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। किस तरीके से? बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, बैंक ज्यादा पैसा दे पाएगा, तो ये कहलाएगा एक्टिव रेसिपिएंट बना दिया आपने इन लोगों को, एक्टिव कंट्रीब्यूटर बना दिया आपने, न कि रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है? लेने वाला। कंट्रीब्यूटर का मतलब देने वाला। तो बॉटम अप अप्रोच में आपने इनको एक्टिव कंट्रीब्यूटर बना दिया, वहीं टॉप डाउन अप्रोच में आपने इनको रेसिपिएंट बना दिया कि भैया हम तो अब तुम्हारे अकाउंट खुलवा रहे हैं या हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये लो सीधे। तो ये तो सिर्फ रेसिपिएंट बनाया आपने। इसलिए दोस्तों हमेशा कोशिश की जाती है बॉटम अप अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए। उम्मीद करता हूं तीनों अप्रोचेस में आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजी मैनर में समझा पाया हूं। इसके अलावा एक और अप्रोच होती है जिसको पब्लिक रिलेशन अप्रोच बोला जाता है। पब्लिक रिलेशन अप्रोच में बेसिकली पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक रिलेशन अप्रोच, इस अप्रोच में पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। यहां पे लाखों लोगों को, मासेस को इंटीग्रेट और मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है बाय वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उनको मोटिवेट किया जाता है कि आपको कंट्रीब्यूटर बनना है, लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता है। ये सारी अप्रोचेस के थ्रू भी इंक्लूसिव ग्रोथ की जाती है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या चैलेंजेस है हमारे यहाँ पे जिस कारण से इंक्लूसिव ग्रोथ को हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा, ड्यू टू आर लार्ज पॉपुलेशन वी वर अनएबल टू प्रोवाइड आर सिटीजन्स द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, द बेसिक एजुकेशन, द बेसिक फूड न्यूट्रिशन, जिस कारण से हमारा एक बहुत बड़ा तबका बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता है। इसी के साथ साथ पॉवर्टी को भी यहाँ पे ही हम लोग इसके साथ में डील करें तो आपको पता होना चाहिए, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 22% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि इस कोविड पैंडेमिक के बाद तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसी तर्ज पे यहाँ पे अगर हम बात करें अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आज हम जानते हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज, हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हम जितना पॉल्यूशन एमिट कर रहे हैं, ये सब एक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमको लीड कर रहा है, जिस कारण से हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज के थ्रू इसको कर्व करने की भी लगातार कोशिश कर रही है। इसी तरह पे अगर हम लोग इन सब के थ्रू सोशल इनजस्टिस को देखने की कोशिश करें तो हम ये जानते हैं इसको बहुत सारे पैरामीटर से यूनाइटेड नेशन जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था पहले, जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स में डिवाइड किया गया है, उसके थ्रू अगर हम देखें तो सोशल इनजस्टिस को देख सकते हैं कि हम कितने पैरामीटर्स पे बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। भले ही वो जेंडर गैप इंडेक्स हो, भले ही वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, इन सब की रैंकिंग को भी आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगला जो पैरामीटर हम लोग लेंगे वो है एजुकेशन। हम जानते हैं ये ASER का मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट होता है। इस रिपोर्ट को निकालती है हमारी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब जिसका नाम है प्रथम। ये बताती है कि हमारे 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं 2nd क्लास की नोटबुक को नहीं पढ़ पाते। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे बहुत कम है, जो कि फर्दर एजुकेशन से हमको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, जो कि एक सबसे बड़ा हर्डल हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ में बना हुआ है। इसके बाद अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे जो पैरामीटर्स है दोस्तों, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंक्लूसिव ग्रोथ में, क्योंकि बहुत बड़ा
हमारा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ आज मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी ट्रांसफर हो जाता है, जिस पे हमारी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा पाती, जो फर्दर सब्सिडी देने के काम में आ सकता है। एंड ऑफकोर्स द लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर, जिस कारण से हम हमारी फार्मर्स की इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इन्वॉल्व है। इसी कारण से हमारे यहाँ आज फाइनेंशियल क्रंच भी हो रहा है। फाइनेंशियल क्रंच का जो सबसे बड़ा अफेक्ट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हमारे यहाँ पे नहीं है जहाँ पे हमारे कैपिटल क्लास इन्वेस्ट कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा। इसके बाद में हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक कि एक हेल्दी बॉडी नहीं होगी तब तक आप एक हेल्दी व्यक्ति को काम पे नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हेल्थ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन सब में रैंकिंग के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि दीज आर द मेजर हर्डल्स टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर पे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इन चैलेंजेस को हमने कभी एड्रेस करने की कोशिश करी। बात करने की कोशिश करते हैं हमारी इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से रही और आज हम किस स्टेटस पे खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कहानी है, ये कहानी को दो विभागों में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। एक है 1991 के पहले का पीरियड, एक है 1991 के बाद का पीरियड। 1991 के पहले का जो पीरियड है, यहाँ पे जनरली हम बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, राइट। हिंदू ग्रोथ रेट मतलब 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट से लगभग हम बढ़े। इसके बाद से हम लोग डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ से बढ़े। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 1991 डेट इज एलपीजी मॉडल के बाद में हम लोगों ने फेस करी वो थी जॉबलेस ग्रोथ। तो दोस्तों 1991 के पहले 6th 5 ईयर प्लान तक हमारी जो अप्रोच थी वो ट्रिकल डाउन अप्रोच थी, जो अभी हमने टॉप डाउन अप्रोच की बात करी इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए। ड्यूरिंग 6th 5 ईयर प्लान हमने पॉवर्टी पे डायरेक्ट अटैक करा। इसके बाद में 11th 5 ईयर प्लान में हमारा ऑब्जेक्टिव था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, जिसको 12th 5 ईयर प्लान में हमने रैपिड मतलब और जल्दी करने के लिए संकल्प लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर दिस 1991 फेज आवर पॉलिसी रिजीम हैज चेंज, वी हैव इनिशिएटेड वेरियस रिफॉर्म्स, वी हैव इनिशिएटेड फॉर द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया था, हमने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स करे। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई 1991 के बाद में कि जो मेजर फोकस था वो सर्विस सेक्टर पे रह गया, और जो मेजर बेनिफिट था वो हमारी अर्बन क्लास या फिर मैं बोल लूँ हमारी एजुकेटेड क्लास उठा के ले गई। जो हमारा गरीब तबका था उस तक वो वेलफेयर स्कीम्स पहुंच नहीं पाई जिस तरीके से हम लोग पहुंचाना चाहते थे। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में देखने को मिलती है, जिसको कि आज भी हमारी गवर्नमेंट सही करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो इन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और डिफरेंट अरेंजमेंट्स के थ्रू हमारी गवर्नमेंट इसको सही करने की कोशिश कर रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेटेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये सारी स्कीम्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए योगा, खेलो इंडिया, इस तरीके की स्कीम्स हैं। फिर आप देखोगे इक्विटी, रेजिलियंस, सिक्योरिटी के लिए इस तरीके की स्कीम्स है, जहाँ पे बहुत तरीके की सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉलिसीज हैं, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जनधन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कुछ इस तरीके की पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है। और ये सारी चीजें जो भी कर रही है हमारी सरकार दोस्तों, ये इस डाटा को चेंज करने के लिए की जा रही है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आज 10% जनता के पास हमारे देश में 77% वेल्थ है, और वहीं 1% जनता के पास मोर देन 50% वेल्थ है, जो कि शोकेस कर रहा है कि हमारे देश में बिल्कुल भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रहा है। इनफैक्ट अगर एलपीजी मॉडल के बाद से देखें तो इनइक्वलिटी हमारे देश में लगातार बढ़ती हुई हमको दिख रही है। आखिरी कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करके मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा, जिसमें हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस। किन डायमेंशंस पे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला डायमेंशन आएगा इक्वलिटी, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको कुछ फिगर देके ये बताया कि किस तरीके से सिर्फ 1% जनता के पास 50% पैसे से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश है कि मार्केट की एक्सेस हम लोगों तक बढ़ा पाएं, ताकि हर व्यक्ति मार्केट का हिस्सा बन पाए और उसकी रीच मार्केट तक हो। इसके बाद रिसोर्स अवेलेबिलिटी, हम हर किसी को रिसोर्सेस अवेलेबल कर पाएं, ताकि जो सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास है वही ग्रो ना करे, सब ग्रो करें। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, गुड गवर्नेंस, उम्मीद करता हूं गुड गवर्नेंस का मतलब आपको पता होगा, इस पे भी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूं, चाहे तो आप देख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की जरूरत है। ये क्यों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि जो
टैक्स फ्रॉड्स होते हैं, टैक्स इवेजन होते हैं, वो कम हो। जब टैक्स इवेजन कम होंगे तो सरकार के पास पैसा ज़्यादा आएगा, सरकार अगेन उसको नीचे ट्रिकल डाउन कर पाएगी। इसी तर्ज पे अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो लोग मार्केट में एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा कर पाएंगे। सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास जो कि आज इस ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से उसका हस्तक्षेप मार्केट में ज़्यादा हो जाता है, वो कम होगा और इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी भी लोगों की सेट होगी। इसके साथ हमें सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन रखने की ज़रूरत है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसके लिए कुछ मॉडल्स दिए जाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इनके थ्रू हम फाइनेंशियल सर्विसेज को लोगों तक ले आने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये पहला मॉडल है। दूसरा मॉडल है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद करता हूं इस मॉडल के बारे में आपको पता होगा। इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हमने कंपनीज को कुछ जिम्मेदारी दे दी है कि आप लोगों को स्कूल्स चलाने पड़ेंगे, अपने प्रॉफिट का बेसिकली 2% पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा आम तौर पे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये कहलाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर इस सोसाइटी से प्रॉफिट मेक कर रहा है तो उसका फर्ज बनता है कि वो इस सोसाइटी के लिए अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, जिसको कि B2C डेट इज बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के अंदर पढ़ा जाता है। इसके अलावा 3 और मॉडल हैं जिनका नाम है G2C डेट इज गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस और B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ये इंक्लूसिव मार्केटिंग के लिए मॉडल डिजाइन किया गया है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट ने मान लो कि कोई एक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति मार्केट को एक्सेस कर पा रहा है, तो ये गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का इंक्लूसिव मार्केटिंग हो गया। वैसे ही गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस का भी मॉडल बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में मैं आपको जितनी भी चीजें बताना चाह रहा था वो आप सारी समझ चुके हो। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताना हाउ यू लाइक दिस लेक्चर। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, माइट दे ऑल्सो नीड, एंड लाइक इफ यू शेयर विद देम। ऑल्सो हम लोग आगे चल के इंक्लूसिव ग्रोथ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून विथ मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। इन द एंड, एज आई ऑलवेज से, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।